तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGSU मित्रालय क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं, सेमेस्टर 2 इतिहास यानी कि विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका पेपर है। किनका? नॉन कॉलेज वालों का, यानी कि प्राइवेट बच्चों का। ठीक है, इससे पहले रेगुलर वालों का क्लासेस हो चुका है। तो रेगुलर और प्राइवेट दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए जो रेगुलर वालों की क्लास लगाई गई थी वो प्राइवेट वालों को भी लेनी है, ज़रूर से अटेंड करनी है। पार्ट 1 और पार्ट 2 उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगी, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। उन 2 क्लासेस को भी अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है अभी तक तो आपने अटेंड कर भी ली होगी उन क्लासेस को। तो अभी हम इस पेपर में, इस क्लास में बात करने वाले हैं आपके मॉडल पेपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई कितने नंबर का आपका पेपर रहेगा। यहाँ पे 120 मैंने बताया, 120 का हो सकता है, 150 का भी आए, क्योंकि नॉन कॉलेज वालों का मुझे कुछ कंफर्म नहीं है कि जो प्राइवेट वालों का है वो शायद 150 का आ सकता है या फिर 120 का भी हो सकता है। बट आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। खंड ए है, सबसे पहले खंड ए में आपके 10 प्रश्न रहेंगे, 5 रिक्तान के और 5 अवसर के, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले MCQs को देखते हैं। द प्रिंस व आर्ट ऑफ वॉर का लेखक कौन है? प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावली, रूसो। कौन है? आंसर है आपके मैकियावली। किसका लेखक? द प्रिंस और आर्ट ऑफ वॉर का। आगे चलते हैं। भाप इंजन। भाप इंजन तो आप समझते हैं, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? देखिए, रॉबर्ट फुल्टन, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफनसन, आइजैक न्यूटन। किसने किया? जेम्स वाट ने। देखिए, भाप वाट नाम सेम टू सेम है, जेम्स वाट लगा दो। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1866, 1870, 1871, 1848। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, साल जो अपने 66, 70, 71 है वो एक टाइम के लग रहे हैं, 48 है वो अलग लग रहा है ना, 48 कर देते। नहीं भाई, 1870 होगा इसका आंसर। है बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। प्रमुख फांसीवादी नेता कौन है? आपके 2 तरह की विचारधारा बताएगी ये आपकी इस यूनिट नंबर 4 के अंदर, इकाई नंबर 4 के अंदर, फांसीवाद और नाजीवाद। ठीक है, तो फांसीवाद का कौन है बताओ? हिटलर कौन था बताओ? हिटलर की कौन सी विचारधारा थी? हिटलर की विचारधारा थी नाजीवाद। और फांसीवाद की विचारधारा थी मुसोलिनी की। आई बात समझ में? हिटलर कहाँ से था? जर्मनी से। मुसोलिनी कहाँ से था? इटली से। चलो आगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ यानी कि इंटरनेशनल जो आपके कोर्ट है, आपके ज्यूरी जहाँ बैठती हैं, न्यायालय जहाँ होता है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, दी हैग, पेरिस। बताओ कहाँ पे? तो बात करते हैं अपन। भाई सर, न्यूयॉर्क सुना सुना सा लग रहा है, तो भाई न्यूयॉर्क तो नहीं है, न्यूयॉर्क भी नहीं है। पेरिस भी सुना सुना सा लग रहा है, ये भी नहीं है। तो कहाँ है? आपके दी हैग के अंदर है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं अपने रिक्तान के बारे में। 5 रिक्तान आएंगे, 5 MCQs आ गए। अब 5 रिक्तान की बात करते हैं। मानव जीवन की प्रतिष्ठा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मानववाद कहा जाता है। नेपोलियन सम्राट घोषित हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 2 दिसंबर 1804 में हुआ था, नोट्रेम चर्च के अंदर, पेरिस के अंदर जो जगह है वहां पे इसको सम्राट घोषित कर दिया गया था। कौन सी तारीख है? 2 दिसंबर 1804। लाल कुर्ती दल, रेड शर्ट्स की स्थापना किसने की थी? आपको बताया था ना, रेड शर्ट्स थी और ब्लैक शर्ट्स थी, है ना, लाल कुर्ती और काली कुर्ती। तो देखिए, गैरिबाल्डी। ठीक है, लाल कुर्ती की तरफ कौन है? गैरिबाल्डी, रेड शर्ट्स। वर्साई संधि युद्ध विराम मात्र है, यह कथन किसने कहा? जो आपका वर्साई की संधि है वो मात्र एक युद्ध के अंदर जो एक पॉज लिया जाता है, वो बस पॉज ही है, विराम ही हुआ है। आप इसे परमानेंट शांति मत समझो। ये किसने कहा था? ये कहा था मार्शल फोर्च ने। संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का प्रथम कदम क्या था? तो देखिए, प्रथम कदम था अटलांटिक चार्टर। ओके, चलिए फिर बात करते हैं अगला खंड ब। खंड ब में आपकी 5 प्रश्न आएंगे, लगभग अपने प्रश्न वाले, जिनमें से हर एक में आपको ऑप्शन मिलेगा। आप ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी कर सकते हो। जैसे आपका पहला लघुरात्मक प्रश्न क्या है? पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, या सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण एवं परिणाम लिखिए। तो इनमें से आपको जो आता हो वो आप कर सकते हो। मैं आपको दोनों के उत्तर बताऊंगा, ताकि आपको दोनों क्वेश्चंस का दिमाग में आंसर पता चल जाए कि क्या लिखना है अपन को। और बाकी देखिए,
हर यूनिट से हम लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हो और चाहते हो कि 100% इस बार स्कोर करना है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर अटेंड कीजिएगा। उसमें पूरा टॉपिक कवर कर दिया। बस 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में दोनों क्लास खत्म हो जाएंगी। वो 2 घंटे दो और पूरा पेपर कंप्लीट करो, पूरी बुक कंप्लीट करो भाई। इतनी बढ़िया महामैथन क्लास बनाई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपकी प्रश्न के बारे में। पुनर्जागरण वाले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहले प्रमुख विशेषताएं क्या है, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो देखिए, पुनर्जन्म या नवजागरण, ये इसका अर्थ है। क्या अर्थ है? पुनर्जन्म या नवजागरण, नाम से पता चल रहा है। 14वीं 17वीं सदी में यूरोप में प्रारंभ हुआ था। कहाँ प्रारंभ हुआ था? यूरोप में प्रारंभ हुआ था। मानवतावाद का विकास और मनुष्य को केंद्र में रखा गया, ठीक है। विज्ञान और तर्क को महत्व मिला। किन्होंने दिया? गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिक इस टाइम में बहुत आगे आए, उन्होंने नए नए आविष्कार किए। कला व साहित्य में यथार्थवाद हुआ। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, ये लोग फेमस हुए उस दौरान। किसके अंदर? कला व साहित्य के अंदर। छापा खाने की खोज से ज्ञान का प्रसार हुआ, छापा खाना खोला गया। चर्च के अंधविश्वासों का विरोध किया गया। जो चर्च के अंदर अंधविश्वास जो फैल रहा था वो खत्म हो गया था, उसका विरोध किया जा रहा था। शिक्षा का प्रसार व नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। परिणाम स्वरूप आधुनिक युग की शुरुआत हो गई। लेकिन नाम में पुनर्जागरण है, तो क्या क्या नए बदलाव आए वो बताना है और उसका क्या रिजल्ट रहा वो बताना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? सुधार आंदोलन, है ना, तो इसको भी जान लेते हैं। चर्च की भ्रष्ट नीतियां व पाप मोचन पत्रों की बिक्री। एक्चुअली में उसमें चर्च ने बहुत सारी भ्रष्ट नीतियां अपनाई थी और पाप मोचन पत्र ऐसे पत्र थे जिनमें वो चर्च उन पत्रों को बांटता था कि आप इन पत्रों को एक्सेप्ट करो और इनसे आपके पाप जो है वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे कुछ अलग अलग कुरीतियाँ चालू की गई थी, अंधविश्वास फैलाए गए थे। उसके विरोध में सुधार आंदोलन चलाया गया था। मार्टिन लूथर का विरोध किया गया एंड बाइबल को, मार्टिन लूथर का विरोध, ठीक है, एंड बाइबल को सर्वोच्च धार्मिक ग्रंथ माना गया। व्यक्ति ईश्वर का सीधा संबंध स्थापित हुआ। प्रोटेस्टेंट संप्रदायों का उदय हुआ, उसमें कौन थे? लूथरन थे, ठीक है। और शिक्षा और बौद्धिक जागृति में वृद्धि हुई। कैथोलिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। कैथोलिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हो गया था चर्च के खिलाफ, उसके जो अंधविश्वास थे उसके खिलाफ। धार्मिक एकता टूट गई थी। आधुनिक धर्मनिरपेक्ष सोच विकसित हुई थी। जो धार्मिक लोग बांटे हुए थे ना अंधविश्वास के अंदर, वो अब तर्क लगा रहे थे, सोच विकसित हो रही थी उनकी, ठीक है। चलिए आपके नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के प्रमुख सुधार। तो देखिए पहले फ्रांसीसी क्रांति को देख लेते हैं। सामाजिक असमानता, 3 वर्ग, पादरी, कुलीन, आम जनता, 3 प्रकार के वर्ग थे, उनके अंदर असमानता फैल रही थी। कैसे भाई? जो आम जनता है उनको तो अधिकार मिल रहे थे बहुत कम, जबकि पादरी और कुलीन वर्गों को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल रहे थे। इस वजह से आर्थिक संकट, करों का बोझ आम जनता पर बढ़ता चला गया था। राजा लुई 16वां का निरंकुश शासन इतना ज़्यादा फैल गया था कि उस जनता उससे नाराज थी, निराश हो चुकी थी। मतलब जो अपने 16th लुई करके जो वहाँ का राजा था, वो उसका शासन एकदम निरंकुश था। दार्शनिकों यानी फिलोसोफर रूसो, वोल्टेयर के विचारों का प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने अपने नए कहते हैं ना उस दौरान समाचार पत्र फैलाए, अपने अपने विचार फैलाए ताकि लोग जन जागरूक हुए, जन जागरूकता फैले। प्रशासनिक भ्रष्टाचार व विलासिता। फिर बस्तियों का किला घटना होती है, मानवाधिकार घोषणा होता है। परिणाम क्या होता है? राजशाही का अंत हो जाता है, गणराज्य की स्थापना हो जाती है। देखिए मैंने यहाँ पे फटाफट से सब मेन पॉइंट को ही कवर किया है। अगर थोड़ा सा और डीप में जानना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, उसमें हर एक क्वेश्चन को लगभग एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता करके समझाया गया है, तभी वो क्लास थोड़ी बड़ी है। इस क्लास को हम थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएं। अगर आप सिर्फ इस क्लास को देख के जाते हो तो थोड़ी हेल्प होती है। अगर हम 2 क्लासेस को और ले लेते हो तो मैं कहता हूँ पूरी बुक कवर हो जाएगी। ज़रूर अटेंड कर लेना, और अटेंड कर लिया तो रिवीजन भी कर लेना। फिर बात करते हैं नेपोलियन के प्रमुख सुधार कार्यक्रम। देखिए उन्होंने एक नेपोलियन कोड लागू किया था जो कि कानून व्यवस्था को समान बनाती रखती है। योग्यता पर आधारित प्रशासन चलाया था। शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार किया था। धर्म स्वतंत्रता की नीति अपनाई। आर्थिक सुधार किया, करों में प्रणाली में, और सड़कों व पुलों का निर्माण कराया। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। आधुनिक यूरोप की नींव रखी। कितने सारे इंपॉर्टेंट काम किए है ना। स्क्रीनशॉट ले लो अगर याद नहीं हो रहा है तो, ताकि दोबारा पढ़ सको, एक बार रिवीजन कर सको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना कांग्रेस 1815 के उद्देश्य और निर्णय। दूसरा क्वेश्चन यह जर्मनी का एकीकरण और बिस्मार्क की भूमिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण व बिस्मार्क की भूमिका। तो पहले बात करते हैं वियना कांग्रेस। उद्देश्य क्या है वियना कांग्रेस के? नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में शांति स्थापित करना ही वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है। शक्ति संतुलन बनाए रखना, राजतंत्र की पुनर्स्थापना, क्रांतिकारी विचारों को दबाना, फ्रांस की सीमाएं 1792 की स्थिति में लौटाई गई, स्विट्जरलैंड को तटस्थ घोषित कर दिया गया, पोलैंड का बड़ा भाग रूस को दे दिया गया। परिणाम यूरोप में अस्थायी शांति लेकिन राष्ट्रवाद बढ़ गया। देखिए यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर इस पूरे चैप्टर को समझना है कि किसने किस पे कैसे अटैक किया, क्यों प्रथम विश्व युद्ध हुआ, क्यों सेकंड विश्व युद्ध हुआ और क्या उस वक्त की स्थिति थी, मतलब कौन किसको डरा रहा था, कौन आगे आना चाहता था, कौन किसका दबदबा खत्म करना चाहता था और कौन दबदबा बढ़ाना चाहता था, ये जानना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर अटेंड करो। उस 2 घंटे की क्लास में पूरा समझा दिया है मैंने एकदम अच्छे से, है ना। बात करते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो देखिए बिस्मार्क की मेन भूमिका रहती है, क्या है, पर्शिया का प्रधानमंत्री एंड लोह रक्त की नीति अपनाई, ठीक है। फिर 3 युद्ध, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस युद्ध लड़े, कूटनीति व सैन्य शक्ति का संयोजन किया। विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। एक्चुअली में घोषित नहीं किया था, ये विलियम प्रथम ने दबदबा बनाया था, अपना दबाव बनाया था किसके ऊपर, बिस्मार्क के ऊपर, कि नहीं मुझे घोषित कर दो। बर्लिन की राजधानी बनी, राष्ट्रवाद को बल मिला। परिणाम क्या हुआ, यूरोप में नई शक्ति के रूप में जर्मनी का उदय हुआ। जर्मनी के अंदर भूमिका क्या थी बिस्मार्क की? बिस्मार्क ने सब देशों के साथ दोस्ती के विचार बनाए रखे थे ताकि कभी किसी के साथ लड़ाई हो तो हमारे दोस्त हमारे काम आ सके। ये थी बिस्मार्क की नीति। हाँ, ये भी था कि अगर कोई हम पे लड़ाई करेगा तो हम भी उसके साथ खिलाफ करेंगे, उसका विरोध करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के प्रमुख कारण क्या थे और रूसी बोल्शेविक क्रांति 1917 के कारण एवं परिणाम बताइए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के भी अंदर हुआ था। कारण क्या रहे थे कि राष्ट्रवाद और सैन्यवाद का उभार हो रहा था, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा थी, 2 गुट यानी कि त्रिगुट और तैत्रिक, ये 3 गुट बन गए थे, ठीक है। हथियारों की दौड़ थी, यानी कि सबको हथियार चाहिए थे, सब हथियार इकट्ठे कर रहे थे ताकि कभी भी युद्ध शुरू हो जाए तो बस हमारे पास सबसे ज़्यादा हथियार होने चाहिए लड़ाई जीतने के लिए। बाल्कन संकट और सराजेवो की हत्या। सराजेवो आप जानते हैं कौन है, मैंने बताया था आपके पार्ट 1 पार्ट 2 में, तभी कह रहा हूँ उसको ज़रूर अटेंड करो। सराजेवो आपके ऑस्ट्रिया के राजकुमार हैं जिनकी हत्या कर दी गई। ये तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। युद्ध की चिंगारी, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया का राजकुमार मरा है ना, तो ऑस्ट्रिया को गुस्सा आ गया। परिणाम क्या रहा, 4 साम्राज्य समाप्त हो गए, वर्साई की संधि हुई, राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई 1919 के अंदर। चलिए फिर आगे चलते हैं। रूसी बोल्शेविक क्रांति 1917, जार निकोलस द्वितीय की निरंकुशता, किसान श्रमिक असंतोष और गरीबी में फैल जाना, रूस जापान युद्ध की हार हो जाना, रूस का जो जापान का युद्ध हुआ था उसके अंदर रूस की हार हो जाना, प्रथम विश्व युद्ध का दबाव, लेनिन व बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व, फरवरी और अक्टूबर 1917 की क्रांति। अच्छा, फरवरी और अक्टूबर 1917 की जो क्रांति है वो मैंने डेडिकेटेड अच्छे से पार्ट 1 पार्ट 2 में बताई है। यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसका चांस कम है आने का, लेकिन अगर उसको पढ़ना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 अटेंड करो भाई, तभी तो कह रहा हूँ। उसके अंदर अच्छे से समझाया, उस वीडियो को बहुत टाइम दे करके बनाया था उस वीडियो को, ठीक है। जार शाही का अंत हो गया, सोवियत शासन की स्थापना होती है, भूमि व उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध, और एक और बात बता देता हूँ, क्या बात है, देखिए इस साल हमने सिर्फ महामैथन क्लासेस लॉन्च की, अगले साल आपकी रेगुलर क्लासेस भी लेके आएंगे, अगले सेमेस्टर में, मतलब अगले सेमेस्टर में आपकी रेगुलर क्लासेस भी आएंगे और कुछ बहुत खास आ रहा है आपके लिए, बहुत खास। बस रेडी रहो, आपके लिए MGC वालों के लिए बहुत कुछ नया प्रिपेयर कर रहे हैं हम, और आप अपना सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। चलिए फिर, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के प्रमुख कारण लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO की स्थापना। तो देखिए वर्साई की संधि की कठोरता से जर्मनी में असंतोष फैल गया। हिटलर का उदय व विस्तारवादी नीति। इटली व जापान का साम्राज्यवाद होता है। तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है। और आपके जो तुष्टीकरण की नीति, वो पता है क्या थी? तुष्टीकरण की नीति ये थी कि जो हिटलर है उसको अपना जो राज्य है या फिर उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा थोड़ा गिफ्ट में देते रहेंगे ताकि वो हमें कभी हमला नहीं करेगा हम पे, लेकिन हिटलर उससे ज़्यादा
क्या संतुष्ट नहीं था, वो तुष्टिकरण की नीति से संतुष्ट नहीं था, उसे तो और पूरा राज्य ही चाहिए था, पूरा राष्ट्र चाहिए था। ठीक है, इसलिए तुष्टिकरण नीति फेल हो गई थी। राष्ट्रसंघ की विफलता, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, युद्ध का प्रसार विश्व स्तर पर हुआ, परिणाम क्या था? ध्रुवीय राष्ट्रों की हार होती है, यूएनओ की स्थापना होती है। ये पूरा अच्छे से मैंने समझाया पिछले पार्ट्स में, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि आपने पिछले पार्ट 1 पार्ट 2 को अटेंड किया होगा। अगर किया है तो आपको ये सारे आंसर एक बारी में समझ में आ जाएंगे। यहाँ पॉइंट्स बताने का कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे आपको समझाने बैठूँ। अगर समझाने बैठूंगा तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो नहीं समझ पाओगे। टॉपिक सिर्फ बता रहा हूँ कि इस टॉपिक में ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूएनओ की स्थापना, तो आपको क्या क्या लिखना है सिर्फ वो बता रहा हूँ। समझना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, वहाँ पे टाइम दे करके समझाया गया है। लेकिन आपको क्या पॉइंट्स छोड़ना नहीं है, क्या लिख के आना है, ज़रूर से लिख के आना है। वो पॉइंट्स सिर्फ यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको शो किया है। क्या शो किया है कि भाई स्थापना कब हुई ये लिखना है, उद्देश्य क्या था ये लिखना है, फिर युद्ध को रोकना ये उनका मुख्य जो काम था ये लिखना है, मानव अधिकार की सुरक्षा करते हैं, मुख्यालय कहाँ पे है, प्रमुख अंग क्या है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन में आंसर में लिखना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए फिर आपकी क्या क्या बताया इसमें? स्थापना है, उद्देश्य है, मानव अधिकारों की रक्षा है, सहयोग और सद्भाव की भावना है, मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, और एक मेरे को फटाफट से बताओ, आईसीजे आपके जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? अरे यार एमसीक्यू में बात की थी हमने, दी हैग के अंदर है। आई बात समझ में? दी हैग। और प्रमुख अंग क्या है इसके? महासभा, सुरक्षा परिषद, आईसीजे, सचिवालय। अच्छा, अपने सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? कमेंट करके मेरे को बताइए। 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, इसका आंसर मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया। तो चलिए, ये आपके टोटल 1 2 3 4 5 मुख्य निबंधात्मक प्रश्न हैं। इनके उत्तर मैं आपको आगे स्लाइड्स में दिखा देता हूँ, और बाकी आपको अगर उन्हें अच्छे से समझना है तो आप उन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को अटेंड कीजिएगा। एक बार इन फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और बाकी अभी वीडियो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में दोबारा चाहे इन वीडियोस को देख लीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा अटेंड कर सकते हो। दूसरी बात, आपके क्या नाम है, पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको ज़रूर से अटेंड करना। ठीक है, अभी मैं इस पूरी वीडियो को लंबा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वही बात है, समझाने यहाँ बैठूँगा तो कोई मतलब वाली बात नहीं है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 में जब मैंने इतनी मेहनत ऑलरेडी कर ही दी है कि उसमें अच्छे से पूरे टॉपिक को कवर कराया है, तो आप वहाँ से देखो ना। यहाँ तो सिर्फ मैंने आपको पॉइंट्स दिए कि आपको क्या पॉइंट लिख के आना है, ज़रूर से स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। तो चलिए फिर, पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिया मैंने, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल ही जाएगा। अब आपका ऑल द बेस्ट, आपका इतना साथ बना रहा कि आपने पूरे सेमेस्टर में हमारी वीडियोस को देखा, क्लासेस को अटेंड किया, यहाँ तक कि आपने हमारे पीडीएफ्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच, मतलब मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। और इसी शुक्रिया के साथ मैं आपको एक और बात कहता हूँ कि आपको गिफ्ट में क्या मिलेगा। गिफ्ट में आपको यही मिलेगा कि अगले सेमेस्टर में हम आपके लिए बहुत कुछ नया लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा जो आपने सोचा ना हो। MGSU के लिए पहली बार ऐसा चीज़ होने वाला है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि कॉलेज के लिए अब एक नया चैनल आ चुका है, मित्राधे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, डेफिनेटली। बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट, ऑल इज़ वेल। चलिए फिर, धन्यवाद आपका।